आज हम लोग 18वीं शताब्दी के एक महत्वपूर्ण विचारक डेविड ह्यूम के दर्शन और राजनीतिक चिंतन का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया कि जो 18वीं शताब्दी थी, जिसको यूरोप के इतिहास में प्रबोध काल या एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहते हैं, और उस प्रबोध काल की कुछ अपनी विशिष्ट मान्यताएं थीं, और उन विशिष्ट मान्यताओं को विकसित करने में जिन दार्शनिकों ने या जिन राजनीतिक विचारकों ने योगदान किया, उसमें से एक महत्वपूर्ण नाम डेविड ह्यूम का है। डेविड ह्यूम स्कॉटलैंड यानी इंग्लैंड का एक भाग जिसको कि स्कॉटलैंड कहते हैं, वहाँ के रहने वाले थे। एडिनबर्ग नामक शहर में उनका जन्म हुआ था 1711 में, और जिसको स्कॉटिश एनलाइटनमेंट कहते हैं। उस स्कॉटिश एनलाइटनमेंट में दो जो बड़े महत्वपूर्ण नाम लिए जाते हैं, उसमें से एक डेविड ह्यूम है और दूसरे अर्थशास्त्री एडम स्मिथ हैं। तो डेविड ह्यूम जो थे वो एक बड़े प्रतिभाशाली और बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। 1711 में उनका जन्म हुआ और 1776 में उनका देहांत हुआ। वो मूलतः एक दार्शनिक थे, एक फिलॉसफर थे, लेकिन उसके अलावा वो एक अच्छे अर्थशास्त्री भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे। एडम स्मिथ के ऊपर उनके विचारों का, डेविड ह्यूम के विचारों का गहरा प्रभाव भी पड़ा था। इसके अलावा एक वो बहुत अच्छे इतिहासकार भी थे, हिस्टोरियन भी थे, विधिवेत्ता भी थे, जूरिस्ट भी थे। तो इस प्रकार से डेविड ह्यूम का एक बहुमुखी व्यक्तित्व था, और स्कॉटिश एनलाइटनमेंट के वे एक बड़े सशक्त प्रतिनिधि थे, उसके एक बड़े सशक्त प्रतिपादक थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात डेविड ह्यूम के विषय में ये है कि जो ब्रिटिश एम्पिरिसिस्ट ट्रेडिशन जिसको कहा जाता है, इंग्लैंड की अनुभववादी चिंतन परंपरा, उस अनुभववादी चिंतन परंपरा के एक सशक्त स्वर थे। इस ब्रिटिश एम्पिरिसिस्ट ट्रेडिशन में तीन लोग मुख्य रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। एक तो जॉन लॉक है, जिसके विषय में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। दूसरे बर्कले थे, जो कि एक बड़े दार्शनिक हुए, और तीसरे डेविड ह्यूम हैं। तो ये तीनों जो दार्शनिक हैं वो ब्रिटिश एम्पिरिसिस्ट ट्रेडिशन के प्रतिनिधि विचारक माने जाते हैं। और क्योंकि ये अनुभववादी थे, तो स्वभावतः जो उस समय का जो दूसरा विचार प्रवाह था, जिसको रेशनलिज्म कहते हैं या बुद्धिवाद कहते हैं, और जिस बुद्धिवादी दृष्टिकोण का आरंभ फ्रांस के दार्शनिक डेकार्ट से हुआ था, तो डेविड ह्यूम बुद्धिवाद के कटु आलोचक हैं। और जैसा कि हम लोग आगे भी देखेंगे कि वे मानवीय जीवन में बुद्धि की भूमिका को बहुत ही नगण्य मानते हैं या गौण मानते हैं, और अनुभव को ही प्रधान मानते हैं, एक्सपीरियंस को ही प्रधान मानते हैं, और इसलिए वे रेशनलिज्म के आलोचक हैं, बुद्धिवाद के आलोचक हैं, और अनुभववाद के एक सशक्त प्रतिपादक हैं। तो वो अनुभववादी विचारक हैं, लेकिन साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस अनुभववादी दृष्टिकोण के आधार पर वे संशयवादी निष्कर्षों का प्रतिपादन करते हैं। यानी डेविड ह्यूम का एम्पिरिसिज्म उनको स्केप्टिसिज्म यानी संशयवाद की ओर ले जाता है,
मतलब चीज़ों को कभी ठीक से या पूरी तरह से जाना ही नहीं जा सकता। स्केप्टिसिज्म एक प्राचीन दृष्टिकोण रहा है। पोस्ट एरिस्टोटेलियन एज में भी कई ऐसे स्कूल्स ऑफ थॉट थे जो कि स्केप्टिक्स थे, संशयवादी थे। तो इसलिए कोई संशयवाद कोई नई दार्शनिक प्रवृत्ति नहीं थी, कोई नई दार्शनिक विचारधारा नहीं थी। लेकिन ये अवश्य है कि डेविड ह्यूम ने 18वीं शताब्दी में जिस संशयवाद का प्रतिपादन किया वो उस पुराने संशयवाद से थोड़ा सा भिन्न प्रकार का था। तो इसलिए आधुनिक काल के जो संशयवादी विचारक हैं उनमें भी डेविड ह्यूम की गणना होती है, और उन्होंने अपने एम्पिरिसिज्म से संशयवादी निष्कर्ष निकाले हैं। यानी उनका जो हिज एम्पिरिसिज्म लीड्स टू स्केप्टिसिज्म। एम्पिरिसिज्म तो लॉक में भी है, लेकिन लॉक जो है वो संशयवाद की ओर नहीं चला जाता। लेकिन डेविड ह्यूम एक ऐसे अनुभववादी हैं जिनके चिंतन की परिणति संशयवाद में होती है। ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। और इसके साथ साथ एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है कि वो एक यूटिलिटेरियन थिंकर भी माने जाते हैं, एक उपयोगितावादी विचारक भी माने जाते हैं। वैसे तो उपयोगितावाद का एक व्यवस्थित सिद्धांत तो बेंथम ने प्रतिपादित किया, लेकिन उपयोगितावाद की कुछ एक मान्यताएं हमें डेविड ह्यूम में भी प्राप्त होती हैं, और वो भी प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी को किसी न किसी प्रकार से उसका सहारा लेकर अपने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन करते हैं। तो इसलिए डेविड ह्यूम में चाहे फुल फ्लेज्ड यूटिलिटेरियनिज्म ना भी हो, लेकिन डेविड ह्यूम के चिंतन में भी प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का कहीं ना कहीं प्रभाव दिखाई पड़ता है। और फिर उनको एक अनुदारवादी विचारक भी कहा जाता है, कंजर्वेटिव थिंकर भी कहा जाता है। इस तरह से डेविड ह्यूम और एडमंड बर्क ये दो ब्रिटिश कंजर्वेटिज्म के बड़े सशक्त प्रतिपादक माने जाते हैं। फ़र्क ये है कि जो डेविड ह्यूम का कंजर्वेटिज्म है वो सेक्युलर है, और बर्क का जो कंजर्वेटिज्म है वो थियोलॉजिकल है। ये फ़र्क तो है, लेकिन दोनों कंजर्वेटिव हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि ह्यूम भी हैबिट और कन्वेंशन को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं राजनीतिक सामाजिक जीवन की संरचना में। यानी बर्क ने आगे जिस चीज़ का ज़्यादा विस्तार पूर्वक और ज़्यादा गहराई से प्रतिपादन किया, उसी बात को डेविड ह्यूम ने कह दिया दूसरे तरीके से कि राजनीतिक सामाजिक जीवन के स्वरूप का निर्धारण करने में परंपराओं का, प्रथाओं का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मानव स्वभाव का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हैबिट होती है, आदत या स्वभाव होता है कि कुछ हर मनुष्य की जो हैबिट्स होती हैं, बहुत सारे हमारे क्रियाकलाप उनसे अभिप्रेरित और संचालित होते हैं, और यही हैबिट्स धीरे धीरे सोशल या पॉलिटिकल कन्वेंशंस का रूप ले लेती हैं। और इस प्रकार से इन कन्वेंशंस के, इन परंपराओं और प्रथाओं के आधार पर समाज का ताना बाना खड़ा होता है। उसमें एक निरंतरता रहती है, उसमें एक स्थिरता रहती है, एक कोहेरेंस रहती है। तो इसलिए व्यक्ति और समाज दोनों के जीवन के संचालन में हैबिट और कन्वेंशन का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इस तर्क से उनको एक कंजर्वेटिव
थिंकर भी माना जाता है, उनको एक अनुदारवादी विचारक भी माना जाता है। तो इसलिए हम बर्क को अनेक लेंसेस से, अनेक दृष्टियों से, वो डेविड ह्यूम को हम लोग अनेक लेंसेस से, अनेक दृष्टियों से देख सकते हैं और उनमें कोई इनकम्पेटिबिलिटी नहीं है। अगर इन सब चीज़ों को हम थोड़ा गहराई से देखें तो ये सब चीज़ें सहज रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, सहज रूप से एक दूसरे से निकलती हैं, क्योंकि डेविड ह्यूम ने चीज़ों को बहुत लॉजिकल तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उनकी जो एनालिसिस है वो बड़ी लॉजिकल है। अब जहाँ तक उनकी रचनाओं का संबंध है तो जैसा कि मैंने कहा कि वो मुख्यतः दार्शनिक थे और इसलिए उन्होंने दर्शन पर और मुख्यतः मनोविज्ञान की दृष्टि से दो बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। एक तो जो उनका सबसे पहला ग्रंथ था, जो कि उन्होंने 26 वर्ष की अवस्था में ही लिख लिया था। इससे हम उनकी प्रतिभा का अनुमान लगा सकते हैं। तो वो ग्रंथ था अ ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव पर एक ग्रंथ, अ ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर। जाहिर है इस ग्रंथ में उन्होंने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से या भावपरक दृष्टि से मनुष्य का विश्लेषण विवेचन किया है कि मनुष्य का स्वभाव क्या होता है, मनुष्य किस प्रकार का प्राणी होता है। दूसरा जो उनका ग्रंथ है जिसका कि संबंध एपिस्टेमोलॉजी से है, यानी ज्ञान मीमांसा से है कि ज्ञान कैसे प्राप्त हम करते हैं, एपिस्टेमोलॉजी, तो वो उनका ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है एसेज कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, कि ज्ञान प्राप्त करने के, मनुष्य के लिए ज्ञान प्राप्त करने के क्या तरीके होते हैं, क्या उपाय होते हैं, या ज्ञान कितने प्रकार का होता है, इन सब पक्षों की विवेचना उन्होंने इस ग्रंथ में की है। राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से उन्होंने कोई अधिक लेखन या चिंतन नहीं किया, मूलतः वो एक दार्शनिक है। लेकिन राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में उनका एकमात्र योगदान उनका एक ग्रंथ है जिसमें कुछ निबंध हैं राजनीतिक और नैतिक विषयों पर, और उस ग्रंथ का नाम है एसेज ऑन मॉरल एंड पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स। एसेज ऑन मॉरल एंड पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स, ये उनका एक ग्रंथ है। जो भी उनकी राजनीतिक मान्यताएं हैं, जो कुछ भी इनका राजनीतिक चिंतन है, वो हमें इसी ग्रंथ में प्राप्त होता है। लेकिन जो उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है और जिसके कारण वो बहुत प्रसिद्ध हुए इंग्लैंड में और यूरोप के देशों में भी, और जो ग्रंथ आजकल की शब्दावली में कहें उस युग का एक बेस्ट सेलर था, वो था हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का इतिहास, जो कि इंग्लैंड के इतिहास का आज तक बहुत प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, और जिस ग्रंथ के कारण डेविड ह्यूम को बड़ी ख्याति प्राप्त हुई। तो ये उनकी मुख्य रचनाएं हैं। बाकी उन्होंने आर्थिक विषयों पर भी लेखन किया है, उसका भी उल्लेख मैंने किया। तो ये कुछ मूल बातें पहले तो हमें डेविड ह्यूम के बारे में जाननी चाहिए। अब जहाँ तक उनके चिंतन का प्रश्न है, तो जैसा कि मैंने बताया कि वो मुख्यतः एक दार्शनिक हैं, एक फिलॉसफर हैं। तो पहले तो जो उनका दर्शन है, यानी उनकी जो थियरी ऑफ नॉलेज है, या उनकी जो थियरी ऑफ मॉरल्स है, उनका जो नीति दर्शन है, उसके कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को जान लें, क्योंकि डेविड ह्यूम उन्हीं चीज़ों के लिए दर्शन के जगत में विख्यात भी हुए हैं।
और उनकी इन मान्यताओं का 20वीं शताब्दी के चिंतन पर, दर्शन पर बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ा। आगे चल के हम लोग इस बात को देखेंगे। और फिर जो दूसरा उनका जो पक्ष है उनके चिंतन का, वो उनका राजनीतिक सामाजिक चिंतन है, जो कि हमें मुख्यतः जो उनकी रचना है एसेज ऑन मॉरल एंड पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स, इसमें प्राप्त होती है। अब जहाँ तक उनकी थ्योरी ऑफ नॉलेज का संबंध है, उनके ज्ञान के सिद्धांत का संबंध है, या उनकी एपिस्टेमोलॉजी का संबंध जहाँ तक है, तो एक प्रश्न जो कि दूसरे दार्शनिकों ने भी बराबर उठाया, उसको डेविड ह्यूम भी उठाते हैं कि जो ज्ञान है वो क्या है, व्हाट इज़ नॉलेज, या दूसरे शब्दों में व्हाट आर द अप्रोचेस टू नॉलेज, कि ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान है क्या और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान की 2 शाखाएं, यानी उन्होंने 2 क्लासिफिकेशन नॉलेज के किए, उसके 2 प्रकार या उसकी 2 शाखाएं मानी। का ज्ञान का तो मतलब यह है कि अवेयरनेस, चेतना की वृद्धि, समझ की वृद्धि, अंडरस्टैंडिंग बढ़ना, कॉन्शियसनेस बढ़ना अपने आसपास की दुनिया की या अपने बारे में, ये सब चीज़ें ज्ञान के अंतर्गत आती हैं। लेकिन वो कहता है कि ये जो सब अवेयरनेस है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इसके 2 पक्ष होते हैं। जब हम अपने आसपास के जीवन पर दृष्टि डालते हैं, जगत पर दृष्टि डालते हैं, और वो एथीस्ट हैं, यानी वो एक तो डेविड ह्यूम के बारे में भी ये भी महत्वपूर्ण बात है कि वो ईश्वर की सत्ता या किसी पराभौतिक, किसी ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड या किसी ट्रांसेंडेंटल रियलिटी जैसी कोई चीज़ को मानते नहीं हैं। जो कुछ भी है वो यही सब नेचुरल मटेरियल वर्ल्ड जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, यही बस संसार है। एक तो बात ये है, एथीस्ट हैं, और किसी ईश्वर, किसी आत्मा, किसी रेविलेशन जैसे जो विचार हैं इनको वो कहते हैं कि इनका कोई मतलब नहीं है, ये केवल गढ़ी हुई चीज़ें हैं, ये सत्य नहीं है, फैलेसीज़ हैं जिनमें हम घूमते रहते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब हम अपने आसपास के संसार पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि 2 प्रकार की अवेयरनेस, 2 प्रकार की समझ या अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। एक तो आसपास हमारे हैं मैटर्स ऑफ फैक्ट, यानी ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स, जिनको वो मैटर्स ऑफ फैक्ट कहता है। जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, हम हैं, हमारे जैसे दूसरे मनुष्य हैं, और बरसात हो रही है, सूर्योदय हो रहा है, या ये सब जितने फिज़िकल मटेरियल वर्ल्ड के जो सब चीज़ें हैं, उनके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके जो भी क्रियाकलाप हैं, वो सब इसमें मैटर्स ऑफ फैक्ट में आते हैं कि उनके विश्लेषण के अनुसार। और दूसरे जो होते हैं, यानी इन मैटर्स ऑफ फैक्ट को वो कहता है कि इस जो बाह्य जगत है, इस बाह्य जगत से जो हमको इम्प्रेशंस मिलते हैं, जो हमको सेंसेशंस मिलती हैं, जिसके कारण हम चीज़ों को पहचानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो मैटर्स ऑफ फैक्ट्स के मतलब है कि इस बाह्य जगत के बारे में जो कुछ भी इम्प्रेशंस और सेंसेशंस हमारे पास आती हैं, और जिसके आधार पर हम इस दुनिया के बारे में अवेयर होते हैं, इसकी एक समझ हमारे अंदर पैदा होती है। तो एक तो ये है मैटर्स ऑफ फैक्ट है। और इसके बाद जो है वो मैटर्स ऑफ वो रिलेशंस ऑफ आइडियाज़ हैं, विचार। विचार के मतलब ये है कि उसकी भी जो थियरी ऑफ नॉलेज है वो लॉक की तरह है कि पहले कोई चीज़ अनुभव में आती है, तब वो विचार में आती है।
जैसा कि लॉक ने कहा था कि देयर इज़ नथिंग इन द माइंड विच इज़ नॉट ऑलरेडी इन सेंसेस, कि पहले हम किसी चीज़ को देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, देखते हैं, जो कुछ किसी न किसी प्रकार से हमारे अनुभव में वो आती है, उसके बाद उस चीज़ का विचार हमारे मस्तिष्क में बनता है, तो आइडिया आते हैं मस्तिष्क में। लेकिन आइडिया जो है वो उनकी कोई अलग सत्ता नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, जो आदर्शवादी चिंतन परंपरा है उसमें आइडिया की एक स्वतंत्र सत्ता मानी गई है, जो फंडामेंटल आइडियाज़ हैं उनकी, और वो मानते हैं कि वो जो, जैसे प्लेटो वगैरह ने, कि वो जो वर्ड है आइडियाज़ का वो इस दुनिया से परे है, और वो जो आइडियाज़ हैं वो अपने में एग्जिस्ट करते हैं और वे परिपूर्ण हैं, और उनके अनुभव में हमारे अनुभव में वो बहुत कम ही आ पाते हैं। उनका एक अपना पृथक अस्तित्व है और वे एक श्रेष्ठतर स्थिति में हैं। तो इस तरह से डेविड ह्यूम आइडियाज़ को नहीं मानता। आइडिया शब्द का प्रयोग वो इस तरह से नहीं करता। वो करता है कि जो आइडिया है नहीं, जो हमारे इम्प्रेशंस होते हैं इस विजिबल वर्ल्ड के, इस दृश्य जगत के, उनके आधार पर जो दिमाग में विचार बनते हैं और फिर वो विचार चिंतन की प्रक्रिया में और बढ़ते हैं, विस्तृत होते हैं, जटिल होते हैं। तो इसलिए आइडियाज़ जो हैं उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जैसे कि आदर्शवादी चिंतन परंपरा में माना गया, बल्कि जो आइडियाज़ हैं वो भी इन्हीं इम्प्रेशंस से जन्म लेते हैं। तो ये उसका अनुभववाद है, उसका एम्पिरिसिज्म है कि एक तो वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स है, वो तो हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में आता ही है, उसको हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और दूसरे इस प्रक्रिया में हमारे बुद्धि में कुछ विचार उत्पन्न होते हैं, और उन विचारों के द्वारा हम फिर अब उस अनुभव को और ऑर्गेनाइज करते हैं और व्यापक बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये दो चीज़ें वो कहता है कि नॉलेज के ये दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो मैटर्स ऑफ फैक्ट और दूसरे रिलेशंस ऑफ आइडियाज़। अब वो कहता है कि जो गणित है और जो तर्कशास्त्र है वहाँ पर वो आइडियाज़ की दुनिया है, वहाँ पर रिलेशंस ऑफ आइडियाज़, जैसे कि मैथमेटिक्स है, लॉजिक है। अब ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक आइडिया है, या मोशन है एक आइडिया है, लेकिन वो डिराइव्ड हमारे एम्पिरिकल एक्सपीरियंस से ही है। तो फिर अब ट्रायंगल को लेकर बहुत सारी थ्योरम्स हैं, बहुत सारे कंक्लूजन्स हैं, बहुत सारे ट्रायंगल के आपस में क्या रिलेशंस हैं, उस रिलेशन से क्या थ्योरम्स बनती हैं, इसको लेकर बहुत सारी विचार, बहुत सारे सिद्धांत हैं। इसी तरह से जो मोशन है, उस मोशन जो गति है फिज़िक्स में, तो उसी से आता है, फिज़िक्स से एक गति का सिद्धांत आता है, फिर गति के सिद्धांत के तमाम एलोबोरेशंस हैं, तमाम रूपांतरण हैं, तमाम प्रकार हैं। तो ये जो रिलेशंस ऑफ आइडियाज़ हैं ये हमारे अंतर जगत की चीज़ें हैं। उस अर्थ में अंतर जगत शब्द का प्रयोग नहीं वो करता जैसा कि आदर्शवादी चिंतन परंपरा में किया गया, क्योंकि वहाँ पर अंतर जगत की एक अपनी स्वतंत्र सत्ता मानी गई है। डेविड ह्यूम ऐसा नहीं मानता। वो कहता है कि ये जो अंतर जगत है ये बाह्य जगत की ही निर्मिति है, उसी का रिफ्लेक्शन एक प्रकार से होता है। लेकिन वो एक है, एक हमारा बाह्य जगत है जो जिसमें कि फैक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनके कि हम संपर्क में आते हैं और उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो ये दो प्रकार के पक्ष उसने ज्ञान के माने हैं कि मैटर्स ऑफ फैक्ट और रिलेशंस ऑफ आइडियाज़। लेकिन ये दोनों प्रकार के ज्ञान का आधार अनुभव है, एक्सपीरियंस। ये वो कहता है, रीज़न को वो महत्वपूर्ण नहीं मानता। मनुष्य के पास रेशनल फैकल्टी होती है, लेकिन वो कहता है कि रीज़न, जैसे कि प्लेटो वगैरह ने तो माना है, या मध्य युग के दार्शनिकों ने माना है कि जो रीज़न है वो हमारे सामने एक अंतिम लक्ष्य रखता है, या हमको उचित अनुचित का बोध देता है, या वो हमको
लक्ष्य की ओर ले जाने में मदद करता है। तो रीज़न का इतना महत्वपूर्ण जो रोल है वो डेविड ह्यूम नहीं मानता। वो कहता है कि रीज़न जो है वो कहीं मदद करता है हमारे जीवन में, लेकिन उसका कोई क्रूशियल या उसका कोई डिसाइसिव रोल नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया कि वो रेशनलिज्म के खिलाफ है, क्योंकि रेशनलिज्म में जो है रीज़न को बहुत ही सेंट्रल प्लेस दिया गया, बड़ा केंद्रीय स्थान दिया गया, केंद्रीय भूमिका दी गई। तो वो भूमिका वो एक्सपीरियंस को देता है, अनुभव को देता है। उस एक्सपीरियंस को और गंभीर गहरा करने में, विस्तृत करने में रीज़न हमारी कहीं मदद कर देता है। लेकिन रीज़न कोई हमारे सामने कोई अल्टीमेट एंड को रखता हो या कोई अल्टीमेट ऑब्जेक्ट्स को दिखाने की उसके अंदर कैपेसिटी हो, वो जो रीज़न की कैपेसिटी मानी गई पुराने या मध्ययुगीन चिंतन में, तो वो उस तरह की मान्यता को वो नहीं मानता। उसके लिए रीज़न कॉमन सेंस से ज़्यादा कुछ नहीं कि जो हमारी मदद कर देता है हमारे अनुभव को ऑर्गेनाइज करने में या उसको और विस्तृत करने में, बस इससे ज़्यादा उसकी भूमिका नहीं। वैसे भी ये कहा जाता है कि जो डेविड ह्यूम है, ही इज़ ए फिलोसोफर ऑफ कॉमन सेंस। वो कोई बहुत ही बौद्धिक और आत्मिक गहराइयों में जाने में विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो इनकी अलग सत्ता को मानता ही नहीं। तो ये भी ये है। तो इस तरह से ये दो पक्ष हुए ज्ञान के। अब एक अन्य महत्वपूर्ण बात हमने ज्ञान के सिद्धांत में वो कहता है, जो बात आगे चल के तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने कही। तो डेविड ह्यूम उस बात को कहता है 18वीं शताब्दी में। डेविड ह्यूम कहता है कि जो भी हमारी भाषा होती है, उस भाषा के पीछे विचार होता है, क्योंकि जब तक विचार नहीं होंगे तब तक भाषा में वो व्यक्त नहीं होंगे। इसलिए भाषा जो है वो विचार को व्यक्त करने का माध्यम है। लेकिन विचार का आधार अनुभव होता है, इम्प्रेशन होता है, सेंसेशन होती है। कोई चीज़ पहले हम देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, फिर उसका एक आइडिया बनता है, फिर उस आइडिया को लैंग्वेज के जरिए एक्सप्रेस करते हैं। ये कनेक्शन है, ये संबंध है तीनों। यानी जो शब्द, जिन शब्दों का रूट अनुभव में नहीं हो, उन शब्दों का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि लिंग्विस्टिक फिलॉसफी में बाद में कहा कि वो नॉनसेंस हैं, उनका कोई सेंस नहीं होता, वो केवल आपकी कल्पना की उड़ाने हैं। ऐसे शब्दों का कोई मतलब नहीं होता है ना। तो वो कहता है कि वही शब्द सार्थक हैं, वही शब्द वास्तविक हैं, जिनके जो किसी न किसी सेंसेशन या इम्प्रेशन पर आधारित हैं या उसको प्रकट करते हैं। अगर कोई शब्द का आधार कोई इम्प्रेशन या सेंसेशन नहीं है, और ऐसे बहुत सारे शब्द चलते रहते हैं दर्शन के क्षेत्र में, अमूर्त शब्द, तो इन शब्दों को कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। और इसलिए इस प्रकार की भाषा, जो परंपरागत चिंतन में जो भाषा इस्तेमाल की गई है दर्शन के क्षेत्र में या दार्शनिकों के द्वारा, उसका कोई मतलब नहीं है। वो केवल उनकी अपनी मनोकल्पनाएं हैं, जिनको वो शब्द का स्वरूप प्रदान करते हैं, विचार का स्वरूप प्रदान करते हैं। जिसको कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म में आगे चल के कहा गया वेरिफिकेटरी थियरी ऑफ नॉलेज, कि किसी वर्ड या किसी लैंग्वेज का मतलब तभी है, उसकी सार्थकता तभी है कि जब वो किसी अनुभव को प्रकट करती है। अगर वो अनुभव को प्रकट नहीं करती तो ऐसी भाषा की, ये केवल भाषा जो है शब्द जाल है, ये सही अर्थ में भाषा नहीं है। तो इसलिए वो कहता है कि जो
इम्प्रेशंस हैं, सेंसेशंस हैं, वो आइडिया को जन्म देते हैं, और आइडियाज़ जो हैं वो वर्ड्स के थ्रू, सेंटेंसेस के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं। ये रिलेशन उसने माना। अब इसमें आप समझ सकते हैं कि सारा जो आध्यात्मिक चिंतन है, सारा जो तात्विक चिंतन है, उस सब के लिए इस प्रकार के विचार में कोई स्थान नहीं रह जाता, क्योंकि वहाँ पर तो जो अध्यात्म के क्षेत्र में या तत्वशास्त्र के क्षेत्र में जो चिंतन होता है वो तो एक भाषा का बहुत ही उच्चतर धरातल होता है, उस पर होता है, क्योंकि वहाँ पर जो अनुभूतियाँ होती हैं वो बहुत भिन्न प्रकार की होती हैं, और इसलिए उन अनुभूतियों को व्यक्त करने की भाषा भी अलग प्रकार की होती है। हमारे यहाँ भारतीय चिंतन में उसको परावाक कहा गया। तो इन सब चीज़ों के लिए डेविड ह्यूम जैसे दार्शनिकों के चिंतन में कोई स्थान नहीं हो सकता। फिर अपने ज्ञान सिद्धांत में एक अगली बात वो ये कहते हैं कि जो भी हम अपने आसपास चीज़ें देखते हैं, वे सब चीज़ें क्या हैं? एक तरह तरह की प्रॉपर्टीज़ का कलेक्शन है। जैसे कि व्हाट इज़ एन एप्पल? एक सेब क्या है? उसका एक रंग होता है, उसका एक स्वाद होता है, उसका एक आकार प्रकार होता है, बस यही सेब है। अब इसके अलावा सेब की कोई दूसरी सत्ता नहीं, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं। यानी जो आदर्शवादी चिंतन परंपरा में माना गया कि इस संसार के जो पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं, वे परम, उनके जो आर्कटाइप्स हैं वे तो परम जगत में हैं। यहाँ हम केवल उनका रिफ्लेक्शन देखते हैं, प्रोटोटाइप्स देखते हैं। डेविड ह्यूम कहता है कि नहीं, कुछ नहीं, कोई आर्कटाइप्स नहीं है। जो कुछ भी यहाँ पर है बस वही अंतिम सत्य है, वही सत्य है, उसके परे कोई सत्य नहीं है। और इसलिए जो भी पदार्थ हम देखते हैं उनका जो रंग रूप है, आकार प्रकार है, बस वही पदार्थ का अर्थ है, वही पदार्थ की परिभाषा है। उसके अलावा उसकी और कोई दूसरी सत्ता नहीं है, या उसके अलावा और कोई अन्य तत्व नहीं है जो कि उसके स्वरूप को निर्धारित करे। यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी थिंग्स हैं, वट एवर ऑब्जेक्ट्स आर देयर, वट एवर थिंग्स आर देयर, they are simply a collection of various properties. There is nothing beyond these properties. कि इन प्रॉपर्टीज़, इन तत्वों के अलावा वो चीज़ और कुछ भी नहीं है। तो ये एक उसने सिद्धांत प्रतिपादित किया कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर सम टोटल ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। यानी वो जो पुराना क्लासिफिकेशन था कि नहीं, जो रियल हॉर्स है वो तो परम जगत में है, इस संसार के जो घोड़े हैं वो तो उसकी केवल छाया है, उसकी केवल रिफ्लेक्शंस हैं। तो वो डेविड ह्यूम नहीं मानता। वो कहते नहीं, जो कुछ भी है वो इसी जगत में है, और कोई भी चीज़ है, जैसे घोड़ा है या सेब है, कोई भी चीज़ है, उसकी जो फिज़िकल विजिबल प्रॉपर्टीज़ हैं, बस वही सब कुछ है। उसके अलावा उसमें और कोई चीज़ नहीं है जिसको कि आप कह सकें कि वो वस्तु है। तो इस तरह से उसने एक नेचुरलिस्ट, जिसको कहते हैं एक नेचुरलिस्ट कॉन्सेप्ट, उसने चीज़ों का दिया। और इसी तरह से वो कहता है कि मनुष्य क्या है, जिसको कि दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में उसने एक शब्दावली दी, बंडल थियरी ऑफ सेल्फ, कि हम लोग क्या हैं, मनुष्य क्या है, बंडल हैं, तरह तरह की इमोशंस का, फीलिंग्स का, एक्सपीरियंसेस का, परसेप्शंस का सब बंडल हैं। और वो सब परसेप्शंस, फीलिंग्स, इमोशंस हमारे अंदर रहती हैं बराबर, और बढ़ती घटती रहती हैं, उनमें उतार चढ़ाव होता रहता है। और लेकिन बस हम इसके अलावा और हम क्या है, मनुष्य क्या है। अब जैसे कि परंपरागत चिंतन में कहा जाएगा कि नहीं भाई, मनुष्य के, जैसे भारतीय चिंतन में कहा गया कि 24 तत्व या 25 तत्व, अब उसमें एक आत्म तत्व भी है, और फिर तमाम इंद्रियां और तमाम तन्मात्राएं, इतनी गंभीर विशद विवेचना,
डेविड ह्यूम कहता है कुछ नहीं है। तमाम जो परसेप्शंस हैं, जो इम्प्रेशंस हैं, जो हमारी अनुभूतियाँ हैं, जो हमारे अनुभव हैं, जो हमारी डिज़ायर्स हैं, इन सब से मिल के हम बने हैं। बस यही, इसलिए जो हम हैं वो एक बंडल हैं। हर मनुष्य एक बंडल है। इसको कहते हैं बंडल थियरी ऑफ सेल्फ। इसका उसने प्रतिपादन किया। तो ये उसके ज्ञान सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से एक एम्पिरिकल या एक नेचुरलिस्ट फिलॉसफी हमारे सामने वो रखने का प्रयास करता है। अब एक और जो पक्ष है यहाँ पर, दूसरा पक्ष है उसके ज्ञान सिद्धांत में, जिसका कि गहरा प्रभाव पड़ा विज्ञान के ऊपर भी और धर्मशास्त्र के ऊपर भी। एक तरह से उस सिद्धांत ने न केवल धर्मशास्त्र को ध्वस्त करने का काम किया, न केवल थियोलॉजी को ध्वस्त करने का काम किया, बल्कि उसने न्यूटोनियन साइंस, विज्ञान को भी ध्वस्त करने का काम किया, जिसको कि प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन कहा जाता है दर्शन शास्त्र में। तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन है, इस पर भी डेविड ह्यूम ने विचार किया। आप जानते हैं कि फ्रांसिस बेकन और न्यूटन के साथ आधुनिक विज्ञान का प्रारंभ हो चुका था। और आधुनिक विज्ञान में इंडक्टिव मेथड को ही साइंटिफिक मेथड माना जाता है कि जो कुछ भी अध्ययन होना है, रिसर्च होनी है, वो इंडक्टिव मेथड से होनी चाहिए, यानी एम्पिरिकल मेथड से होनी चाहिए। और ये माना जाता था कि इसी से हम धीरे धीरे प्रकृति को सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, सारे रहस्यों का धीरे धीरे उद्घाटन होता चला जाएगा और अंततः एक दिन प्रकृति हमारे सामने एक खुली किताब की तरह आ जाएगी, जो कि एज ऑफ एनलाइटनमेंट का लक्ष्य था कि इस प्रकृति रूपी ग्रंथ को पढ़ना है और उसको पढ़ने का जो तरीका है वो साइंटिफिक मेथड है या इंडक्टिव मेथड है। तो ये 18वीं शताब्दी में ये दृष्टिकोण चल रहा था। और लेकिन डेविड ह्यूम की विशिष्टता इस बात में है कि उसने इसी इंडक्टिव मेथड को, इसी साइंटिफिक अप्रोच को अटैक किया और इसकी जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, गंभीर लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, तार्किक जो इसकी समस्याएं हैं, उनका बड़े अच्छे तरीके से पर्दाफाश किया। और इस तरह से पर्दाफाश किया कि इंडक्टिव मेथड के लिए एक चैलेंज पैदा हो गया, एक चुनौती पैदा हो गई। तो वो क्या चीज़ है उसको हम लोग समझ सकते हैं। डेविड ह्यूम कहता है कि एम्पिरिसिज्म में माना जाता है कि भाई संसार में बहुत कुछ घटित होता रहता है, चीज़ें, विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ विभिन्न प्रकार से व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन वो कहता है कि और इसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं और इस ऑब्ज़र्वेशन के आधार पर हम कुछ भविष्य कथन करने का काम करते हैं। साइंटिफिक मेथड में ये होता है कि जो कुछ भी है आसपास घटित हो रहा है इस भौतिक जगत में, मटेरियल वर्ल्ड में, उसको हम ठीक से ऑब्ज़र्व करें, एक्सपीरियंस करें और उस ऑब्ज़र्वेशन के आधार पर हम कुछ रेगुलरिटीज़ पाते हैं नेचर में और उसके आधार पर फिर साइंटिफिक मेथड में प्रेडिक्शन किया जाता है कि भाई ऐसा होगा। और हम आमतौर से मानते हैं कि क्योंकि वो ऑब्ज़र्वेशंस जो हैं वो बहुत एलोबरेट तरीके से, विस्तृत तरीके से किए गए हैं, इसलिए हमने चीज़ को ठीक से समझ लिया है। और जब हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि कोई चीज़, भौतिक जगत की कोई चीज़, कोई शक्ति किस प्रकार से आगे काम करेगी, तो वही से ही काम होगा।
तो साइंटिफिक मेथड में ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस और उसके बेसिस पर प्रिडिक्शन, ये इंडक्टिव मेथड या साइंटिफिक मेथड की मुख्य बात है। और कंट्रोल भी किया जा सकता है इसी आधार पर चीज़ों को। लेकिन डेविड ह्यूम ने इसी मान्यता पर संदेह प्रकट किया। उसने ये कहा कि अनुभव हमें निश्चित ज्ञान नहीं देता, बल्कि अनुभव संदेह पैदा करता। अनुभव से जब आप आसपास की जगत को, उसकी विभिन्न शक्तियों को, उसके विभिन्न पदार्थों का अध्ययन करते हैं, उनके व्यवहार का विश्लेषण विवेचन करते हैं और उसके आधार पर आप कुछ नियम बनाते हैं, कुछ सिद्धांत बनाते हैं और फिर उसके आधार पर आप भविष्य कथन भी करते हैं, तो आप ये मानते हैं कि जो आपने ऑब्ज़र्व किया है विस्तृत तरीके से वो बिल्कुल ठीक है और इसलिए जो भी आपने प्रिडिक्शन किए हैं, जो भी सिद्धांत बनाए हैं, वो सब सही साबित होंगे। लेकिन वो कहता है कि ऐसा मानने का कोई तार्किक आधार तो नहीं है। देयर इज़ नो लॉजिकल बेसिस। जैसे उसने दृष्टांत दिया कि जैसे अभी तक सूर्य पूरब दिशा में निकलता रहा है हज़ारों सालों से, हमारा सबका अनुभव यही है। तो लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि कल भी जो सूर्योदय होगा वो पूर्व दिशा में ही होगा। ये अनुभव इस बात की गारंटी नहीं करता है कि कल भी चीज़ ऐसी ही होगी। कोई चीज़ अभी तक जिस प्रकार से होती रही है, भविष्य में भी वो उसी प्रकार से होगी, ऐसा आप निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते। हो सकता है कि कल सूर्य पश्चिम दिशा से निकल जाए, क्योंकि आपका जो अनुभव है वो अभी तक की चीज़ों का है। वो अनुभव भविष्य में भी सही प्रमाणित होगा, सही निष्कर्ष की, इसी प्रकार के निष्कर्ष की ओर आपको ले जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती। इसलिए वो कहता है कि अगर चीज़ें एक ख़ास तरीके से आज तक व्यवहार करती आई हैं, कोई पैटर्न्स आज तक एक प्रकार से हमें देखने को मिले हैं, तो भविष्य में भी वो वैसे ही रहेंगे, उसी प्रकार से देखने को मिलेंगे, ये निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। यानी तमाम अनुभव के बाद भी हम भविष्य को लेकर संशय की स्थिति में ही रहेंगे। हो सकता कल चीज़ें दूसरे तरीके से काम करने लग जाएं, दूसरे तरीके से व्यवहार करने लग जाएं। हो सकता है कि जिस गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के आधार पर हम मानते हैं, क्योंकि वो न्यूटन का उसके ऊपर गहरा प्रभाव था, न्यूटन का वो प्रशंसक भी था और न्यूटन जो था वो साइंटिफिक मेथड का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रतिपादक था उस समय। तो उसने कहा कि ये तो ठीक है, हमारा अनुभव तो यही है कि अभी तक जो ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, वो हमें कार्यरत दिखाई पड़ता है कि चीज़ें ऊपर से नीचे गिरती हैं। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमेशा ऐसा ही होता रहेगा, आगे भी ऐसा ही होता रहेगा? इसको कौन प्रमाणित करेगा? इसको कैसे आप गारंटी कर सकते हैं? हो सकता है क्योंकि प्रकृति जो है वो किस तरह से आगे व्यवहार करेगी, ऑब्जेक्ट्स किस तरह से आगे व्यवहार करेंगे, आप उसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो ये जो है, तो इस तरह से वो कहता है कि अनुभव हमें संशय में डाल देता है। निश्चयात्मक हम इसलिए कहते हैं कि अपने अनुभव के आधार पर कि अभी तक ऐसा होता है तो हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि आगे भी ऐसा ही होगा। ये केवल एक एजम्पशन है हमारा, है ना। लेकिन फ्यूचर पास्ट की तरह ही हमेशा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये केवल हमारा एजम्पशन है। और ऐसा हम अपने आदत के कारण करते हैं, अपनी इंस्टिंक्ट या अपनी हैबिट के कारण करते हैं, क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी है कि हम सूर्य को हर सुबह पूर्व दिशा में ही उगते हुए देखते हैं। तो अब
ये हमारी आदत पड़ चुकी है कि जब कभी भी हमारे दिमाग में विचार आता है कि भाई सूर्य उदित हो रहा है, तो हमेशा यही आता कि पूर्व दिशा में उदित हो रहा होगा। ऐसा होता भी रहा है, लेकिन भविष्य में भी ऐसा ही होगा, ये निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए हम अपने आदत से वशीभूत होकर, अपने इंस्टिंक्ट से वशीभूत होकर चीज़ों को मान लेते हैं या मान बैठे हैं कि अभी तक ऐसा होता आया है, अभी तक का अनुभव ऐसा है, तो आगे का अनुभव भी ऐसा ही होगा। लेकिन ऐसा मानने का कोई तार्किक आधार नहीं है। देयर इज़ नो लॉजिकल basis of this assumption. This assumption can be disproved in future. कि ये जो assumption है भविष्य उसको गलत भी प्रमाणित कर सकता। इसलिए उसने कहा कि जो साइंटिफिक मेथड है वो एक लॉजिकल फैलेसी पर आश्रित है, वो एक लॉजिकल फैलेसी पर आधारित है, जिसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। वो एक बहुत बड़ी लॉजिकल फैलेसी पर आधारित है। तो एक तो उसने ये बात कही। दूसरा जो उसने बहुत जो अटैक किया वो कार्य कारण के सिद्धांत पर किया, जिसको कहते हैं कॉजेलिटी का प्रिंसिपल या काजेशन का प्रिंसिपल, जो कि विज्ञान में बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। कार्य कारण का सिद्धांत कि अगर जैसे कि उदाहरण के तौर से हम कहते हैं कि किसी वस्तु को अगर ऊपर उछालें तो वो नीचे धरती पर आके गिरेगी, तो इसका कारण हम ये बताते हैं कि गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी में, ग्रेविटेशनल पुल है, इसलिए जो चीज़ आप ऊपर उछालेंगे वो नीचे आके गिरेगी। तो ये कार्य कारण का सिद्धांत, कॉजेलिटी का जो प्रिंसिपल है, वो साइंटिफिक अप्रोच का या साइंटिफिक मेथड का एक बड़ा मूल विचार है, केंद्रीय विचार। और वैज्ञानिक अपने अनुभवात्मक अध्ययन के आधार पर अपने जब इंडक्टिव स्टडीज़ करते हैं, एम्पिरिकल स्टडीज़ करते हैं, तो हमेशा वो काज इफ़ेक्ट का रिलेशन तय करते हैं कि ये चीज़ है, ये अगर ये चीज़ हो रही है तो इसका ये कारण, कि अगर फला बीमारी हो रही है तो उसका ये कारण है। वो अपनी रिसर्चेस के आधार पर, अपनी स्टडीज़ के आधार पर हमेशा हर चीज़ का काज और इफ़ेक्ट, कि अगर कोई चीज़ है तो उसका काज क्या है। और उनका ये मानना है कि हम ये जो काज इफ़ेक्ट का रिलेशन है वो बिल्कुल निश्चयात्मक तरीके से आपको बता रहे हैं। अगर किसी परिणाम से बचना है तो आप इस कारण को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो उसका जो परिणाम है उससे आप बच जाएंगे। यानी वैज्ञानिक मेथड में कॉजेलिटी का जो प्रिंसिपल है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल माना जाता रहा, कि अगर पानी इतने डिग्री पर गर्म हो जाएगा तो वो उबलने लगेगा या उसमें भाप बनने लगेगी। तो ये सीधे सीधे काज इफ़ेक्ट का है कि ये पॉइंट, इसको कहते हैं ये बॉइलिंग पॉइंट है पानी का, इस पॉइंट पर पानी पहुंच जाएगा तो वो उबलने लगेगा। लेकिन बाद में जैसे कि कार्ल पॉपर ने भी कहा कि भाई हर जगह ऐसा हो ये तो आवश्यक नहीं है। अगर आप हाई एल्टीट्यूड्स पे जाइए तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट पर पहुंच के भी पानी उबल नहीं रहा। ये बात आगे चल के कार्ल पॉपर ने उठाई अपने वैज्ञानिक, जो उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का रिवीजन किया, उसमें संशोधन किया। लेकिन डेविड ह्यूम ने ये बात कही कि प्रकृति में दो साथ साथ घटनाएं घटती हैं और हम एक घटना को दूसरे का कारण मान लेते हैं या एक घटना को दूसरी चीज़ का इफ़ेक्ट मान लेते हैं। काज और इफेक्ट का रिलेशन हम मानते हैं, लेकिन इसका आधार तो कुछ है नहीं। ये तो केवल एक, ये भी एक एजम्पशन है, ये भी हमारी हैबिट है कि हम ऐसा मान लेते हैं। उदाहरण के तौर से हम ये मानते हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है तो ऊपर की चीज़ें नीचे ही गिरेंगी,
लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो चीज़ें नीचे गिर रही हैं, इसका वास्तव में कारण क्या पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की ही शक्ति है, या कोई और प्रकृति की शक्तियां हैं जो कि ऐसा घटित करने में सहयोग कर रही हैं? हो सकता है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति न होकर कोई और प्राकृतिक शक्तियां हों जो कि किसी वस्तु को नीचे की ओर प्रेरित कर रही हों। तो इसलिए काज इफेक्ट का जो हम लोग सीधा संबंध मानते हैं, डेविड ह्यूम इस पर भी संशय उठाता है। यहाँ पर उसने एक शब्दावली प्रयोग की है कि ये जो काज इफेक्ट है, ये एक्चुअली काज इफेक्ट नहीं है, केवल मेंटल एक्ट ऑफ एसोसिएशन है कि हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें एक साथ साथ जुड़ गई हैं। एक मेंटल एसोसिएशन हो गया है कि जैसे कि हम ये मानते हैं कि चीज़ ऊपर फेंकी जाती है तो वो नीचे गिरेगी। तो ये हमारे दिमाग में एक एसोसिएशन, एक दोनों चीज़ों के बीच संबंध हो गया है, और एक को हम काज कह देते हैं, दूसरे को इफेक्ट कह देते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ प्रकृति में क्यों घटित हो रही है इसके बारे में हम निश्चय पूर्वक, एम्पिरिसिज्म के आधार पर हम कुछ भी निश्चय पूर्वक नहीं जान सकते, क्योंकि अनुभव तो इस विराट ब्रह्मांड में इतनी वस्तुएं हैं और अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। हर चीज़ का वो कहता है कि कॉन्ट्रडिक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, आज नहीं तो कल। हर चीज़ का विरोधी रूप, विलोम रूप आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप समझते हैं कि हंस केवल सफ़ेद होते हैं तो ये हमारी भ्रांति है, क्योंकि हो सकता है आज नहीं तो कल हमको काले हंस देखने को मिल जाए। तो इतने विराट प्रकृति है, इसमें किस किस तरह की चीज़ें हैं, वे आपस में घटित हो रही हैं, तो किन शक्तियों के प्रभाव में घटित हो रही हैं, इसको आप निश्चय पूर्वक कैसे जान सकते हैं? आप कैसे पिन पॉइंट कर सकते हैं कि ये चीज़ इस कारण से हो रही है या इस घटना के पीछे यही कारण है? या आप कैसे निश्चय पूर्वक कह सकते हैं? ये है कि हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें साथ साथ जुड़ी हैं कि हम समझते हैं कि सुबह हो रही है तो हम मानते हैं कि सूर्य जो निकल रहा है तो वो पूर्व दिशा में ही निकल रहा होगा। ये एक हमारे दिमाग में एक मेंटल एसोसिएशन है। लेकिन जैसा कि उसने कहा कि अब ज़रूरी तो नहीं कि आज निकल रहा है तो कल भी वो पूर्व दिशा में ही निकलेगा, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस आधार पर उसने कॉजलिटी के प्रिंसिपल को भी संशय के घेरे में खड़ा कर दिया और कहा कि जो नोशन ऑफ कॉजलिटी है वो कुछ नहीं बल्कि एक मेंटल एक्ट ऑफ एसोसिएशन है। ना कोई चीज़ आप कह सकते हैं काज है, ना कोई चीज़ इफेक्ट है। ये केवल जिसको वो कहता है कि कंजंक्शन है, कि चीज़ें साथ साथ घटित होती हैं और उसमें एक को हम काज और दूसरे को इफेक्ट कह देते हैं, है ना। कंजंक्शन एक है कि दो चीज़ें हम साथ साथ घटित होते हुए देखते हैं और उसमें एक को हम काज कह देते हैं, दूसरे को इफेक्ट कह देते हैं। लेकिन ये आर्बिट्रेरी है, ये एक हमारी हैबिट हो गई है या एक हमारा तरीका हो गया है, हमारे दिमाग में चीज़ें साथ साथ जुड़ गई हैं, इसलिए हम ऐसा कह देते हैं। वास्तव में कौन किसका काज है और कौन किस चीज़ का इफ़ेक्ट है, इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। एम्पिरिकल आधार पर तो इसका निर्धारण नहीं हो सकता। तो इस तरह से डेविड ह्यूम की इन मान्यताओं ने उभरते हुए विज्ञान को गहरी चोट पहुंचाने का काम किया। एक तरह से जो साइंटिफिक मेथड का जो थियोरिटिकल बेसिस था, जो उसका फिलॉसफिकल बेसिस था, उसको ही उसने प्रश्न चिन्ह उस पर ही उसने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ये नहीं कि उसके कारण विज्ञान का विकास रुक गया। विज्ञान का तो जो दौर था वो तेज़ी से चलता रहा, दिनों दिन और गति पकड़ता रहा। लेकिन डेविड ह्यूम ने ये जो प्रश्न चिन्ह लगा दिए इंडक्टिव मेथड के आगे या साइंटिफिक मेथड के आगे, वे बड़े
गंभीर प्रश्न थे, जिसको कहते हैं कि जेन्युइन क्वेश्चंस थे, वास्तविक प्रश्न थे कि क्या साइंटिफिक मेथड या एम्पिरिकल जो मेथड है या जो इंडक्टिव मेथड है उसमें क्या ये सवाल नहीं उठते हैं तार्किक दृष्टि से, लॉजिकली, और अगर उठते हैं तो फिर इसका समाधान क्या है और क्या फिर इनका समाधान हो सकता है। मनुष्य की बुद्धि तो नहीं कर सकती, उसका अनुभव भी नहीं कर सकता, तो फिर चीज़ें संशय से घिर जाती हैं, चीज़ें संशय के घेरे में आ जाती हैं। तो इस आधार पर डेविड ह्यूम ने अपने ज्ञान सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि उसका महत्वपूर्ण विचार माना जाता है और जिसका आगे उस समय तो नहीं, लेकिन विज्ञान की यात्रा में आगे ये सब प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण बन के उभरे, और ख़ास तौर से आइंस्टाइन के बाद विज्ञान को इन सब प्रश्नों की ओर देखना पड़ा और इनके उत्तर तलाश करने पड़े। तो इसलिए एक तरफ तो उसके इस ज्ञान सिद्धांत एक प्रकार से ये दुधारी तलवार था, इससे धर्म भी खंडित होता है। जो क्रिश्चियनिटी है और जो क्रिश्चियनिटी के जो मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स हैं वो भी इस ह्यूम के तर्क से खंडित होते हैं। लेकिन ह्यूम के तर्क से जो नया उभरता हुआ विज्ञान, जो कि नए युग का धर्म बना था, वो भी खंडित होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से डेविड ह्यूम ने जो प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन है, या जो उसने इंडक्टिव मेथड को जिस तरह से प्रस्तुत किया, वो धर्मशास्त्र के लिए भी एक चुनौती सिद्ध हुआ, जो तो होना ही था। लेकिन साथ साथ वो एक 18वीं शताब्दी में विज्ञान जो कि धर्म जैसी स्थिति ले चुका था, उसके लिए भी इससे बड़ी समस्याएं पैदा हुई, और आगे चल के वे समस्याएं और मुखर और प्रबल होती गईं। अन्य पक्षों पर हम लोग आगे विचार करेंगे।